हेलो दोस्तों, ट्रिक्स फॉर ऑल स्टूडेंट्स में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम जेनरिक इलेक्टिव हिस्ट्री दिल्ली थ्रू द एजेस फ्रॉम कॉलोनियल टू कंटेम्प्रेरी टाइम्स की यूनिट 1 को काफ़ी डिटेल में कवर करेंगे। 19वीं सदी में दिल्ली, मुगल दरबार, कंपनी राज, 1857 की क्रांति और उसके परिणाम। तो ये आपकी यूनिट 1 है इस सब्जेक्ट की। तो काफ़ी डिटेल में आज की इस वीडियो में हम आपकी इस यूनिट 1 को पूरी तरह कवर करेंगे। प्लीज़ वीडियो को पूरा देखना ताकि सारी बातें आप आसानी से समझ सकें। तो चलिए बिना देरी किए अपने टॉपिक को पूरी तरह शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं एक बैकग्राउंड की, एक पृष्ठभूमि की, कि मुगल टाइम पर दिल्ली की क्या अवस्था थी, या मुगल दरबार के दौरान दिल्ली की क्या अवस्था थी, या 19वीं सेंचुरी में दिल्ली कैसी थी। तो इसको एक पृष्ठभूमि के रूप में थोड़ा यहाँ पर समझ लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए, 19वीं शताब्दी में दिल्ली एक अजीब से परिवर्तन से जूझ रही थी। सब कुछ अर्ध अवस्था में था, सब कुछ आधा अधूरी अवस्था में था। यह अर्ध राजशाही, अर्ध साम्राज्यवादी, अर्ध शहरी था। यह उन महत्वपूर्ण परिवर्तनों की दहलीज पर बैठा था जो जल्द ही विभिन्न तरीकों से होने वाले परिवर्तन थे। शाहजहानाबाद 17वीं शताब्दी के शुरुआती दशकों में मुगल सम्राट शाहजहां द्वारा स्थापित शहर धीरे धीरे 19वीं शताब्दी में उभरती एक औपनिवेशिक शक्ति में बदल गया। ठीक है, एक औपनिवेशिक शक्ति में ये 19वीं शताब्दी में धीरे धीरे बदल गया। देखिए दोस्तों, अगर हम बात करें 19वीं शताब्दी की, तो 19वीं शताब्दी का मतलब होता है सन 1801 से लेकर 1900 का जो टाइम पीरियड है, इसको हम कहते हैं 19वीं शताब्दी। तो 19वीं शताब्दी का मतलब यही है 1801 से लेकर 1900 के बीच का टाइम पीरियड। तो इस दौरान अगर हम दिल्ली को देखें तो दिल्ली में बहुत सारे परिवर्तन हो रहे थे। अगर हम दिल्ली की बात करें तो इस समय 19वीं शताब्दी के दौरान दिल्ली में जितनी भी चीज़ें थी वो अर्ध अवस्था में थी। अर्ध अवस्था का मतलब है सारी चीज़ें आधी अधूरी अवस्था में थी। जैसे कि ना तो पूरी तरह राजशाही थी, ऐसा नहीं था कि 19वीं शताब्दी में सन 1800 के बाद दिल्ली में पूरी तरह राजतंत्र मजबूत था। नहीं, पूरी तरह राजतंत्र मजबूत नहीं था। ठीक है, आधा अधूरा राजतंत्र था। साम्राज्यवादी साम्राज्यवादी का मतलब यह है कि इस समय तक दिल्ली पूरी तरह अंग्रेजों के नियंत्रण में भी नहीं आई थी। ठीक है, दिल्ली पर पूरी तरह अभी तक अंग्रेजों का नियंत्रण भी नहीं था। इसके साथ ही यहाँ के जो शहर थे वो भी पूरी तरह अभी विकसित नहीं थे। हालांकि पहले शाहजहानाबाद के टाइम मतलब दौरान विकसित थे, लेकिन इस समय तक कई सारी खामियां देखी गई, कई सारे आक्रमण हुए थे दिल्ली के ऊपर। नादिर शाह हो गया, आदिल शाह हो गया, तो उनके दौरान दिल्ली को बहुत लूटा भी गया था, दिल्ली के शहरों को। तो इस तरह जो दिल्ली के शहर थे वो अर्ध अवस्था में वो भी थे। और धीरे धीरे फिर यही देखा गया कि जो दिल्ली थी वो फिर एक धीरे धीरे औपनिवेशिक शक्ति के रूप में बदल रही थी। मतलब अंग्रेजों का पूरी तरह इस पर नियंत्रण हो रहा था। शाहजहां द्वारा मुगल साम्राज्य की राजधानी को आगरा से दिल्ली स्थानांतरित करने का निर्णय इतिहास और भूगोल दोनों पर आधारित था। शाहजहां का मानना था कि आगरा की असहनीय कठोर गर्मी राजा के लिए उपयुक्त नहीं थी। दिल्ली शहर के लंबे और गौरवशाली अतीत ने इसे एक आकर्षण का केंद्र बना दिया। इसी का आकर्षण ने शाहजहां को यमुना नदी के तट पर अपने नाम पर एक शहर बसाने के लिए प्रेरित किया। देखिए दोस्तों, अगर हम बात करें शाहजहानाबाद की, शाहजहानाबाद आप जानते हैं क्या था। शाहजहानाबाद दिल्ली में ये जो लाल किले के आसपास का ये जो एरिया है, इसे शहर के रूप में बसाया गया था, और यही क्या था, मुगल साम्राज्य की राजधानी थी। तो शाहजहां को लग रहा था कि जो आगरा है उससे बेटर है दिल्ली। दिल्ली का अपना एक गौरवशाली इतिहास है, साथ में ही जो गर्मी है वो आगरा के मुकाबले थोड़ी ठीक है, थोड़ी कम है दिल्ली में, और दिल्ली काफ़ी ठीक रहेगा। और इसीलिए शाहजहां ने अपने नाम से एक नया शहर शाहजहानाबाद दिल्ली में स्थापित कराया, यमुना नदी के तट पर। ठीक है, तो उसके ये सारे रीज़न थे, ये उसका आकर्षण था, और इसीलिए दिल्ली में एक नया शहर एक राजधानी के रूप में बसाया गया शाहजहां के द्वारा। किले और शहर के निर्माण के लिए चुनी गई जगह एक नदी और एक रिज के बीच था। मतलब यमुना नदी और जो अरावली हिल्स हैं उसके बीच में ये बसाया गया। शहर का रिज मतलब पता ही आपको, चोटी, मतलब जो चट्टान वगैरह होती हैं ऊंची ऊंची, उसे हम कहते हैं रिज। शहर का निर्माण करते समय सुरक्षा और सुविधा के प्राथमिक पहलुओं पर ध्यान दिया गया था। शहर की दीवार के साथ नदी और महल ने इसे कुछ हद तक सुरक्षा प्रदान की। देखिए, पहले शाहजहानाबाद को आप समझ लो। देखो दोस्तों, शाहजहानाबाद किसे कहते हैं, तो देखिए, जो लाल किला आप जानते हैं, लाल किला है, चांदनी चौक का जो एरिया है, जामा मस्जिद का जो एरिया है इधर, ठीक है, इसके साथ ही लाल किले के बाद का जो आसपास का काफ़ी बड़ा जो एरिया है, इस पूरे एरिया को हम बोलते हैं शाहजहानाबाद। ठीक है, शाहजहानाबाद के रूप में एक नए शहर के रूप में इसे बसाया गया था, इसकी बाउंड्री भी की गई थी। ठीक है, अपने आप में जो किला था लाल किला वो ही बहुत बड़ा था। तो ये पूरा जो शहर था इसको शाहजहानाबाद
कहते हैं। अभी इस शहर में कई सारी चीज़ें की गई थी, जैसे कि शहर का निर्माण करते समय सुरक्षा और सुविधा का ध्यान रखा गया था। सुरक्षा कैसे? यमुना नदी के तट मतलब नहर गुजर रही थी, नदी गुजर रही थी, तो शहर की दीवार के साथ नदी और महल ने इसे कुछ हद तक सुरक्षा प्रदान की। मतलब जो ऊंची दीवार बनाई गई थी शहर के लिए और जो नदी थी वो शहर को सुरक्षा प्रदान कर रही थी एक तरफ से। इसके साथ ही लाल बलुआ पत्थर ने, क्योंकि हम जानते हैं लाल किला लाल बलुआ पत्थर से बना है, तो लाल बलुआ पत्थर ने इसके स्थापत्य भव्यता में, इसकी सुंदरता में वृद्धि की थी। जिन अन्य पहलुओं पर ध्यान दिया गया वे थे पानी की पर्याप्त आपूर्ति। मतलब अगर हम मुगल दरबार के टाइम पर देखें शाहजहानाबाद को, तो शाहजहानाबाद एक ऐसा शहर बसाया गया था जहाँ पर पानी की पर्याप्त आपूर्ति का भी ध्यान रखा गया था। एक कुशल जल निकासी व्यवस्था, एक अच्छी जल निकासी, जो नाले वगैरह की जो व्यवस्था है, ठीक है, गंदा पानी निकलने की जो व्यवस्था है वो भी की गई थी। सैन्य और राजस्व पहलुओं के प्रति उत्तरदायी प्रशासन था, उत्तरदायी प्रशासन की व्यवस्था की गई थी। रईसों, व्यापारियों और अन्य व्यवसाय के लोगों को भूमि के छोटे छोटे टुकड़ों पर बसाया गया। महल से निकलने वाली 2 सड़कों पर व्यापारियों के पत्थर और ईंटों से बने घर स्थित थे। अभिजात वर्ग के पास कारखाने होते थे जहां शिल्पकार काम करते थे। इस नवनिर्मित शहर का दौरा करने वाले बर्नियर आप जानते हैं एक फ्रांसीसी दार्शनिक, एक फ्रांसीसी यात्री है फ्रांसीसी। इसने अभिजात वर्ग, जो अमीर वर्ग की संपन्नता है, और निम्न वर्ग की जो दयनीयता है उसका मतलब विवरण दिया अपने ग्रंथों में। रहने की जगह को कटरा, मोहल्ला, कूचों में प्रांतीय समूहों, प्रसिद्ध हस्तियों या वहाँ बेची जाने वाली वस्तुओं के नाम से जाना जाता था, जिसके कुछ उदाहरण कश्मीरी कटरा, कटरा नील, मोहल्ला, इमली, कूचा, नवाब वजीर हैं। देखिए दोस्तों, अगर बात की जाए तो कई सारी व्यापारी, कई सारे रईसों के लिए भी जगह दी गई थी, उनके बसाव के लिए छोटे छोटे टुकड़े मतलब ज़मीन के दिए गए थे ताकि वो वहाँ रह सकें, अच्छे से रह सकें, ऐसी व्यवस्था की गई थी। और महल से निकलने वाली 2 सड़कों पर व्यापारियों के पत्थर, और अब देखिए हम देखते हैं कि चांदनी चौक के सामने जो सड़क जा रही है उसके आसपास पूरी तरह व्यापारियों का जमाव था, ठीक है, ये सारी बातें हैं। इसके साथ ही जो अभिजात वर्ग था उसका अपना कारखाना हुआ करता था जहाँ पर शिल्पकार कुछ कारीगरी किया करते थे, कुछ चीज़ें बनाया करते थे, तो ये सारी बातें हैं। इसके साथ ही अगर हम बात करें तो जो रहने की जगह थी उनको कटरा, मोहल्ला, कूचो, इसमें बांटा गया था कि कटरा क्या है, मोहल्ला है ये, या ये कूच है, और इसी के आधार पर नाम भी रखे गए थे। आज आप चांदनी चौक में जाएंगे तो आप कई सारे जगहों के नाम कूच के नाम से देखेंगे। कूचा महाजनी हो गया, कूचा कुछ गली का नाम हो गया, तो ये गलियों के, मोहल्लों के नाम के रूप में भी आप इनका नाम यूज़ आज भी देख सकते हैं। तो इन्हीं के आधार पर गलियों वगैरह के नाम भी रखे गए हैं। शाहजहां ने जिस शहर का निर्माण किया और बर्नियर ने अपने संस्मरणों में जिसको दर्ज किया, वह कमोवेश 2 शताब्दियों से अधिक समय तक उसी रूप में मौजूद रहा। आक्रमण और गृह युद्ध की घटनाओं ने इसके समग्र भौतिक स्वरूप में कोई महत्वपूर्ण परिवर्तन नहीं किया। मंदिरों, मस्जिदों, बगीचों और प्रमुख व्यक्तियों द्वारा निर्मित सड़कों ने परिदृश्य को विस्तृत कर दिया। शहर की दीवार ने निवासियों को स्थानीय गुर्जरों और मेवाती लोगों से कुछ हद तक सुरक्षा प्रदान की, पर मराठों और नादिर शाह से उन्हें सुरक्षित नहीं रख पाई। कहने का मतलब दोस्तों ये है, अगर हम बात करें शाहजहानाबाद के रूप में शाहजहां ने जो शहर बसाया था, अगर हम इसको देखें तो लगभग 2 शताब्दियों तक ये अपनी अवस्था में बना रहा। जिस रूप में इसे बसाया गया था उस रूप में इसकी जो भव्यता थी वो बनी रही थी। लेकिन धीरे धीरे इसमें परिवर्तन आने लगा, आक्रमण होने लगे, स्पेशली मराठों की शक्ति काफ़ी बढ़ रही थी। नादिर शाह ने आक्रमण किया था, बहुत ही मतलब बड़ा आक्रमण किया था दिल्ली के ऊपर, और बहुत सारा धन दिल्ली से लूटा था। तो 2 शताब्दियों के बाद अगर हम देखें तो काफ़ी हद तक दिल्ली की जो अवस्था थी, इस शहर की जो अवस्था थी वो ख़राब हो गई थी। यहाँ पर ये जो लाइन लिखी है कि आक्रमण और गृह युद्ध ने कुछ बदलाव नहीं किया, तो ये लिखी है 2 शताब्दियों के दौरान जो भी थोड़े बहुत आक्रमण वगैरह हुए थे, तो उस समय तक कुछ खराब नहीं हुआ था इस शहर का, उस जो भव्यता थी वो बनी रही थी। लेकिन फिर आगे आने वाले समय में कई सारी परिस्थितियाँ पैदा हुई, जिसमें कि ये जो किला मतलब शाहजहानाबाद था, इसकी भव्यता में बहुत ज़्यादा कमी आई। स्पेशली यहाँ पे एक लाइन बताई गई है कि जो मराठे थे, जो नादिर शाह थे, इनसे दिल्ली को सुरक्षित नहीं रखा जा सका। मतलब ये कि मराठा, जैसा कि हम जानते हैं दोस्तों, जो मुग़ल शक्ति थी वो 18th सेंचुरी में ही वो बहुत ज़्यादा मतलब कमज़ोर हो चुकी थी। फिर 19th सेंचुरी में वो और भी ज़्यादा कमज़ोर हो गई थी, बहुत ज़्यादा ही। तो 18th सेंचुरी से देखा गया कि जो मतलब मुग़ल साम्राज्य था वो बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो गया था। स्थानीय जो शक्तियाँ थी वो बहुत ज़्यादा ताकतवर हो गई थी। मराठा एक
पूरे भारत की शक्ति के रूप में उभर रहे थे, तो उन्होंने पूरी तरह मुग़लों को चुनौती दे दी थी। ठीक है, नादिर शाह का एक बहुत बड़ा आक्रमण हुआ था दिल्ली के ऊपर। तो ये जो भी घटनाएं थी, जिसने शाहजहानाबाद का जो भव्यता थी, जो मतलब इसका महत्व था, जो ताकत थी एक पूरे साम्राज्य की, वो उसमें बहुत ज़्यादा हद तक कमी कर दी थी। इस तरह दिल्ली को पूरी इससे सुरक्षित नहीं रखा जा सका। हालांकि यहाँ पे ये भी कहा गया है कि जो शहर की दीवारें थी, उन्होंने निवासी लोगों को, जो आसपास के जो लोग थे, जैसे कि जो गुर्जर थे, जो मेवाती लोग थे, इनसे सुरक्षा प्रदान की थी कुछ हद तक। तो ये सारी बातें हैं। यहाँ पर हमने दोस्तों एक पृष्ठभूमि देख ली। अभी मैं बात करूं आपकी इस यूनिट की, मैं तो इस यूनिट में हमने 19वीं सदी में जो दिल्ली है, अभी हमने यहाँ पर एक इसकी पृष्ठभूमि देख ली, क्या बातें कैसी थी, इसको हमने हल्का हल्का समझ लिया। आई होप यहाँ तक आपको सारी बातें जो भी मैंने अभी आपको यहाँ पे बताई वो आपको समझ में आ गई होंगी। अब हम बात करते हैं जनसांख्यिकी और शहरी विन्यास की। अब किस तरह से जनसंख्या थी, किस तरह से शहरी मतलब स्ट्रक्चर था, तो इसकी थोड़ी सी बात कर लेते हैं। अब हम व्यवस्थित नगर नियोजन ने शहर को एक अद्वितीय आभा प्रदान की और इसकी संस्कृति को भी परिभाषित किया। बर्नियर ने ईंट और पत्थर से बने अमीर लोगों के घरों की भव्यता के बारे में लिखा, जो निम्न वर्गों के मिट्टी और छप्पर के घरों से स्पष्ट रूप से विपरीत था। बर्नियर की मैं बात बताऊं दोस्तों, तो बर्नियर फ्रांसीसी यात्री था, जिसने यात्रा की थी भारत की, और इसने भारत के बारे में मतलब एक तरह से बहुत कुछ अलग मतलब बहुत सारी बातें लिखी थी इसने। बर्नियर ने एक तरह से बुराई भी की थी कि यहाँ पे एक तरफ बहुत ज़्यादा गरीबी है और एक तरफ बहुत ज़्यादा अमीरी है, तो गरीबों का भी बहुत ज़्यादा वर्णन किया था इसने। तो ये सारी बातें हैं। तो इसने, अगर हम इसके विवरण को देखें, तो इसने जो भव्यता थी शाहजहानाबाद की, उसका भी विवरण प्रस्तुत किया है। और जो व्यवस्थित नगर नियोजन था, एक तरह से दोस्तों देखा जाए तो एक शहर जब बसाया जाता है तो वो नियोजित करके बसाया जाता है। सिंपल सी बात है, जब आप पहले शहर बसा रहे हो, एक चीज़ होती है, एक मान लो कहीं पर जंगल है, ठीक है, अब उस जंगल में लोग आए और उन्होंने थोड़ी थोड़ी ज़मीन ली और वहाँ पे अपना घर बनाना शुरू किया, तो ये नियोजन नहीं हुआ, ये प्लानिंग के अकॉर्डिंग यहाँ पे जगह या शहर नहीं बसाया गया। लेकिन एक जगह होता है जहाँ पे पहले एक मैप बनाया जाता है, मैप के अकॉर्डिंग घर बनाए जाते हैं, फिर लोगों को एक एक घर बेचा जाता है, तो ये होता है प्लानिंग के अकॉर्डिंग बनाया गया घर। इसे हम नॉर्मली सेक्टर भी कह देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हर चीज़ की व्यवस्था होती है। तो जो शाहजहानाबाद था वो भी एक शहर बसाया गया था व्यवस्थित रूप में, तो यहाँ पर भी कई सारी व्यवस्थाएं थी, ठीक है, और इसीलिए इसकी एक अद्वितीय आभा दिखाई देती है। 1840 के हैबर ने उनकी भव्यता को प्रमाणित किया और उन्हें मॉस्को की तुलना में अधिक शानदार पाया। देखिए दोस्तों, जैसे कि अभी बर्नियर ने शाहजहानाबाद के बारे में कई सारी भव्यता के बारे में कई सारी बातें बताई थी, तो उसी तरह हैबर ने भी कई सारी बातें बताई और उसको कबूला। तो इस तरह से जो बात थी बर्नियर के द्वारा बताई गई, या जो नॉर्मली हम बताया जाता है, तो वो काफ़ी ज़्यादा प्रमाणित हुई, सही साबित हुई, ठीक है। और हैबर ने क्या कहा, हैबर भी एक विद्वान है, तो इसने कहा कि ये मॉस्को की तुलना में भी ज़्यादा अच्छा है। मॉस्को आप जानते हैं कहाँ पर है, रूस में। फोर्ब्स ने भी उन्हें यूरोप के कुलीन घरों से ऊंचा दर्जा दिया है। उपनगर पुराने शहरों के खंडहरों या थोक बाजारों या शाही उद्यानों और शिकार क्षेत्रों के आसपास अनियमित मानव बस्तियों के रूप में थे। मतलब जो मेन शहर था उसके आसपास भी कई सारे धीरे धीरे छोटे छोटे नगर बस रहे थे, या थे, छोटे छोटे नगर थे, ठीक है। और जो एक और विद्वान है फोर्ब्स, तो इसने भी यूरोप की तुलना में जो दूसरे अभिजात वर्ग के जो घर थे शाहजहानाबाद में, उसको यूरोप की तुलना में भी काफ़ी ऊंचा दर्जा दिया था, यूरोप के अभिजात वर्ग के लोगों की तुलना में। जनसंख्या के आंकड़ों का आवधिक संग्रह 1833 में इतना है, 1843 में इतना है, और 1845 में इतना है, और 1853 में इतना है कि बढ़ती प्रवृत्ति को दर्शाया गया। अब देखिए दोस्तों, जो भी हम आधे अधूरे आंकड़े हमारे पास मौजूद है जनसंख्या के, उसके हिसाब से देखा जाए तो 1833 में जो जनसंख्या थी इस शहर की, वो 1,19,860 थी। 1843 में 1,31,000 थी, और 1845 में 1,31,000 ही है लगभग, और 1853 में 1,51,000 थी। तो ये बढ़ती हुई प्रवृत्ति दिखाई गई थी कि इस तरह से यहाँ पे समय के अकॉर्डिंग जनसंख्या भी बढ़ती गई। दो मुख्य सड़कों चांदनी चौक और फैज बाजार के साथ नए घरों का निर्माण
इसका प्रत्यक्ष परिणाम था। जनसंख्या न केवल अधिक जन्मों से बल्कि बाहर से ज़्यादातर पंजाब से लोगों के प्रवासन से भी बढ़ी। तो मतलब यहाँ पर हम देखें तो नए नए घर भी बन रहे थे, समय के अकॉर्डिंग धीरे धीरे बाजार बढ़ता जा रहा था चांदनी चौक वगैरह का। और यहाँ पे इस तरह से देखा जाए तो जनसंख्या बढ़ रही थी, और जनसंख्या बढ़ने का एक कारण जन्म तो था, जन्म दर थी ठीक है, लेकिन साथ में स्पेशली पंजाब से कई सारे लोग आकर यहाँ पे बस रहे थे। सांस्कृतिक लोकाचार महानगरीय संस्कृति का मुक्त प्रवाह, बसंत फूल वालों की सैर, हिंदुओं और मुसलमानों दोनों द्वारा उत्साह के साथ मनाए जाने वाले वार्षिक त्यौहार थे। त्योहारों पर शहर देर रात तक जागता और हर्षोत्साहित रहता था। देखिए दोस्तों, सांस्कृतिक लोकाचार की बात करें तो इस समय तक जो सांस्कृतिक मतलब जो सद्भाव था वो काफ़ी हद तक हमें दिखाई देता है, काफ़ी ठीक दिखाई देता है। जैसे कि कई सारे जो त्यौहार हैं, बसंत हो गया, फूल वालों की सैर हो गई, ये हिंदुओं मुसलमानों दोनों के बीच काफ़ी उत्साह वाले त्यौहार थे और साथ साथ मनाए जाने वाले वार्षिक त्यौहार के रूप में पहचाने जाते थे। और ऐसा कोई जब त्यौहार होता था शहर में, तो जो व्यापारी वगैरह होते थे, जो शहर के लोग होते थे, वो काफ़ी देर तक जागते थे और शहर मतलब त्योहारों को काफ़ी इंजॉय करते थे। इसके साथ ही दोस्तों एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है यहाँ पर, दिल्ली पुनर्जागरण का केंद्र दिल्ली कॉलेज। अब ये क्या है, तो देखिए यहाँ पे दिल्ली कॉलेज के बारे में हमें पढ़ना है। एक इंस्टीट्यूशन है दिल्ली कॉलेज, जिसके द्वारा शिक्षा फैलाने का प्रयास इस शहर में शाहजहानाबाद में किया गया था, दिल्ली में किया गया था। ठीक है, अब मैं शाहजहानाबाद नहीं बोलूँगा, मैं दिल्ली बोलूँगा। हालांकि मुख्य जो केंद्र है यहाँ का, हमारी जो बातचीत हो रही है, इसका मुख्य केंद्र यहाँ पर ये जो लाल किला का एरिया है, जो चांदनी चौक वगैरह का जो एरिया है, तो यही केंद्र में है। तो अभी मैं यहाँ पे एक बार रीड कर लेता हूँ, उसके बाद आपको सारी बातें समझाता हूँ। ठीक है, रीड करने से आपके माइंड में कई सारी चीज़ें यहाँ पे आपके माइंड में सेव हो जाएंगे। तो प्रिंटिंग प्रेसों की स्थापना से साहित्यिक गतिविधियों के फलने फूलने में सहायता मिली। शिक्षण संस्थाओं की स्थापना और फारसी और उर्दू लिथोग्राफी प्रेस की स्थापना लगभग साथ साथ हुई। 1829 में सार्वजनिक निर्देश की एक नवगठित समिति ने एक विद्यालय, एक स्कूल को वित्तीय सहायता प्रदान की, जिसे 1792 में वक्फ गाजीउद्दीन खान द्वारा दी गई राशि से स्थापित किया गया था। चार्ल्स ट्रेवेलियन की सलाह पर चलने वाली अंग्रेजी कक्षाओं को स्थानीय लोगों द्वारा धर्मांतरण के कदम के रूप में लिया गया, जो कि एक संदेह मात्र था, और उनका डर तब दूर हुआ जब नवाब इत्माद उद दौला ने कॉलेज को अलग से एक बड़ा अनुदान दिया। दूर दूर तक फैली दिल्ली कॉलेज की ख्याति या प्रसिद्धि ने दिल्ली के बाहर के कई छात्रों को आकर्षित किया। दिल्ली कॉलेज द्वारा बौद्धिक प्रस्फुटन का वर्णन C.F. एंड्रयूज ने दिल्ली पुनर्जागरण के रूप में किया। यह कलकत्ता पुनर्जागरण की तुलना में अधिक व्यापक था, जिसमें वैज्ञानिक शिक्षा के लिए इसकी प्राथमिकता थी और उर्दू साहित्य की खोज पर अधिक व्यापक स्कूली पाठ्यक्रम था। दिलचस्प बात यह है कि उर्दू पश्चिमी ज्ञान और विज्ञान वैज्ञानिक सोच के प्रसार का माध्यम बन गई। कॉलेज की वर्नाक्यूलर सोसाइटी ने ग्रीक क्लासिक्स वैज्ञानिक कार्यों का उर्दू में अनुवाद किया। हालांकि अंग्रेजी भाषा सीखने के पीछे एक महत्वपूर्ण विचार उपयोगितावादी था, जो कि क्योंकि इसे नौकरी हासिल करने में मददगार माना जाता था, लेकिन यह उतना महत्वपूर्ण नहीं था जितना कि शिक्षित होना। यह बताना है कि क्यों अंग्रेजी शिक्षा की शुरुआत ने समाज के अभिजात्य वर्ग की सोच और जीवन शैली में कोई प्रत्यक्ष परिवर्तन नहीं किया। अब यहाँ पे मैंने आपको रीड करके एक हल्के सा एक आउटलाइन दे दिया, मैं यहाँ पे आपको डिफाइन कर देता हूँ सारी बातें। देखिए दोस्तों, दिल्ली कॉलेज क्या था। दिल्ली कॉलेज एक कॉलेज, एक शिक्षा केंद्र के रूप में, अभी आप ये मान सकते हो, यहाँ पे हम अंग्रेज़ों के कॉन्टेक्स्ट में पढ़ रहे हैं कि इसकी स्थापना की गई थी, अंग्रेज़ों की मदद से इसे आगे बढ़ाया गया। दिल्ली कॉलेज को अंग्रेज़ों की मदद से इसमें शिक्षा जो संस्थाएँ थी उसको शुरू किया गया। ठीक है, अब क्या बातें कैसे थी, तो यहाँ पे आप यहाँ मेन चीज़ को समझिए। अब अंग्रेज़ चाह रहे थे कि क्योंकि अब हम भारत में ही रह रहे हैं, भारत में हम अपना साम्राज्य बना चुके हैं और दिल्ली को पूरी तरह मतलब अपने नियंत्रण में ले लिया है हमने, तो अब हमें यहाँ के लोगों को थोड़ा एक तरह से अपनी शिक्षा से परिचित कराना है, यहाँ के लोगों को शिक्षित बनाना है, या यहाँ के लोगों को जो ज्ञान विज्ञान है उससे परिचित कराना है। तो ये सारी चीज़ें अंग्रेज़ों के मन में थी और उसके द्वारा यहाँ पर शिक्षा संस्थान में अंग्रेज़ों के द्वारा कुछ पैसा लगाया गया या अनुदान दिया गया और ये शिक्षा संस्थाएं चलाई गई। अब क्या चीज़ें कैसे थी, तो यहाँ पे आप बात को समझिए।
देखिए 1792 में गाजीउद्दीन खान के द्वारा इस दिल्ली कॉलेज की स्थापना की गई थी। ठीक है, 1792 में। और ये जो एक एक शब्द है वक्फ, तो वक्फ एक शब्द होता है जिसका मतलब होता है दान में दी गई राशि। तो दान में पैसा दिया गाजीउद्दीन के द्वारा स्पेशली, और भी मेन लोग होंगे और मतलब और भी कुछ लोग होंगे, लेकिन मेनली जो गाजीउद्दीन थे तो इनके द्वारा मुख्य रूप से जो अनुदान दिया गया उसके द्वारा 1792 में दिल्ली कॉलेज की स्थापना की गई थी। एक मदरसे के रूप में आप कह सकते हैं, ये उस समय एक मदरसे के रूप में इसकी स्थापना की गई थी। आगे चलकर 1829 में अंग्रेज़ों के द्वारा इसमें मतलब अनुदान दिया गया, इसे वित्तीय सहायता दी गई काफ़ी ज़्यादा, और फिर एक स्कूल के रूप में इसको चलाया गया। ठीक है, इसे एक दिल्ली कॉलेज के नाम देकर मतलब एक स्कूल के रूप में यहाँ पर इसको चलाया गया। तो इस तरह आपको दो बातें समझ में आ गई। एक बात आपको ये समझ में आ गई कि ये जो दिल्ली कॉलेज है इसकी स्थापना अंग्रेज़ों ने नहीं की थी। इसकी स्थापना 1792 में ऑलरेडी की जा चुकी थी गाजीउद्दीन खान के द्वारा। लेकिन हाँ, आप इस तरह से हमें यहाँ पे थोड़ा इस तरह से हमें यहाँ पर समझ में आता है कि ऐसा लग रहा है कि अंग्रेज़ों ने इसकी स्थापना की है। ऐसा इसलिए है क्योंकि जो आगे चलकर जो वित्तीय सहायता दी गई उसमें प्रमुख रूप से अंग्रेज़ों ने एक भूमिका निभाई, और उन्हीं के हाथों में सब कुछ था। तो उन्होंने फिर इसमें वित्तीय सहायता दी, पैसे संबंधित सहायता दी, और इसे अच्छे से शुरू करने का प्रयास किया ताकि जो आसपास के जो लोग हैं उन्हें शिक्षा मिल सके। जो भी लोग हैं जो भी शिक्षा लेना चाहते हैं उन्हें यहाँ पर शिक्षा मिल सके, और जो यूरोपीय ज्ञान है उससे लोगों को परिचित कराया जा सके। तो इस तरह ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के अंतर्गत दिल्ली कॉलेज में शिक्षा शुरू की गई थी। अब यहाँ पे क्या शिक्षा दी जा रही थी, तो मुख्य रूप से जो भाषा थी शिक्षा की वो उर्दू थी। ठीक है, उर्दू भाषा में यहाँ पर जो पाठ्यक्रम था वो तैयार किया गया था। उर्दू भाषा में मुख्य रूप से सारी बातें यहाँ पे पढ़ाई जा रही थी, लेकिन साथ में ही प्लस में अंग्रेजी भाषा के जो ग्रंथ थे, अंग्रेजी भाषा जो थी उसका अध्ययन इस कॉलेज में, इस दिल्ली कॉलेज में कराया गया। ठीक है, यहाँ पे आपको बात समझ में आ रही है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि उर्दू जो थी यहाँ पे वो प्रमुख थी, और साथ में जो अंग्रेजी थी उसको यहाँ पे चलाया जा रहा था, अंग्रेजी की क्लास भी हो रही थी। कई सारा जो यूरोपीय ज्ञान विज्ञान था, जो पश्चिमी का जो ज्ञान था, उसे उर्दू भाषा में ट्रांसलेट करके पढ़ाया जा रहा था, और अंग्रेजी भाषा को भी शिक्षा का माध्यम बनाया जा रहा था, और अंग्रेजी में भी कई सारी चीज़ें सिखाई जा रही थी। ऐसा इसलिए दोस्तों क्योंकि देखो अंग्रेजी का अपना एक आकर्षण था थोड़ा, वो इसलिए था कि अंग्रेजी भाषा अगर कोई व्यक्ति सीख जाएगा तो उसे नौकरी काफ़ी आसानी से मिल सकेगी अंग्रेज़ों के अधीन। तो कई लोग नौकरी भी चाह रहे थे, तो इसलिए अंग्रेजी भाषा उनके लिए एक अच्छा ऑप्शन था, और अंग्रेजी में भी कई सारे लोगों ने शिक्षा लेना शुरू कर दिया था। हालांकि इस समय तक अगर हम देखें तो इस समय तक उर्दू एक प्रमुख भाषा बनी रही अंग्रेजी की तुलना में। हालांकि आगे चलकर फिर इंग्लिश का और ज़्यादा प्रसार हुआ, इंग्लिश और भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट बनती गई शिक्षा के क्षेत्र में। यहाँ पे एक शब्द आया है कॉलेज की वर्नाक्यूलर सोसाइटी। अब कॉलेज में या अलग अलग सोसाइटी होती है। नॉर्मली अगर हम आज का एग्जांपल लें तो कॉलेज की अलग अलग अपनी अपनी सोसाइटीज़ होती हैं। तो उस समय जो स्कूल कह लो, ये जो कॉलेज था, इसकी अपनी एक सोसाइटी थी वर्नाक्यूलर सोसाइटी, जो कि जो ग्रीक क्लासिक है, जो ग्रीक जो विज्ञान है, जैसे कि अरस्तु हो गए, जो एरिस्टोटल हैं, या जो प्लेटो है, जो सुकरात हैं, इनकी जो सिद्धांत हैं इनके, या इनका जो ज्ञान विज्ञान है, इसको उर्दू भाषा में अनुवाद किया इसने, और अंग्रेजी भाषा के कुछ मतलब जो ग्रंथ हैं उनको भी मतलब पेश किया गया है यहाँ पर। तो इस तरह दोस्तों आई होप यहाँ तक आपको दिल्ली कॉलेज के बारे में जो इम्पोर्टेंट बातें हैं वो समझ में आ गई होंगी। एक पुनर्जागरण के रूप में यहाँ पर इसका अर्थ ये है कि एक नया ज्ञान विज्ञान से लोगों को परिचित कराना। तो दिल्ली पुनर्जागरण का केंद्र मतलब ये कि दिल्ली में शिक्षा का प्रसार करना दिल्ली कॉलेज के रूप में, यही इस टॉपिक का अर्थ है। और इस टॉपिक को मैंने थोड़ा थोड़ा करके आपको पूरी तरह समझा ही दिया है। यहाँ पे बस आप मेन बातें, यहाँ पे कुछ बातें आप इसको लिख सकते हैं, इसको याद कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे लिखा है, चार्ल्स ट्रेवेलियन की सलाह पर चलने वाली अंग्रेजी कक्षाओं को स्थानीय लोगों द्वारा पहले धर्मांतरण के कदम के रूप में देखा गया। शुरुआत में देखा गया कि जो अंग्रेज हैं वो धर्म परिवर्तन कराना चाह रहे हैं, इसलिए अंग्रेजी ज्ञान विज्ञान के तहत इस स्कूल में वो शिक्षा दे रहे हैं। ठीक है, लेकिन फिर धीरे धीरे लोगों का ये भ्रम टूट गया, और फिर लोगों ने इसमें शिक्षा लेना प्रारंभ किया। दूर दूर तक इसका जो ख्याति थी, इसकी जो प्रसिद्धि थी वो फैली हुई थी, इसलिए दूर से भी लोग इसमें शिक्षा लेने आ रहे थे, और ये एक आकर्षण का केंद्र था शिक्षा के लिए, छात्रों के लिए।
ठीक है। कलकत्ता पुनर्जागरण, इसी तरह कलकत्ता में भी शिक्षा की कुछ प्रयास किए गए थे अंग्रेजों के द्वारा, इसलिए कलकत्ता पुनर्जागरण शब्द आपको दिखाई दे रहा है। तो कलकत्ता पुनर्जागरण की तुलना में दिल्ली कॉलेज थोड़ा व्यापक था, इसका अधिक विचार जो था वो काफ़ी व्यापक था। आई होप यहाँ तक आपको सारी बातें समझ में आ गई होंगी दिल्ली कॉलेज के बारे में। अब दोस्तों, सतह के नीचे सुलगता धार्मिक असंतोष। अब अंग्रेजों के द्वारा कुछ सकारात्मक प्रयास किए गए, जैसे कि शिक्षा के क्षेत्र में कुछ अच्छे प्रयास हमें दिखाई दिए, ठीक है, और भी कुछ अच्छे प्रयास छोटे मोटे हमें नॉर्मली दिखाई दे रहे थे, लेकिन हाँ, इस सतह के नीचे मतलब इसके पीछे हम देख रहे हैं थोड़ा सा हमें धार्मिक असंतोष भी दिखाई देता है। मतलब अंग्रेजों ने कुछ ऐसी नीतियाँ भी लागू करने का प्रयास किया जिससे समाज में धार्मिक असंतोष फैला। सांप्रदायिक सद्भाव भंग करने का एक और संभावित अवसर धार्मिक जुलूसों और त्योहारों के दौरान था। सांप्रदायिक भावनाएं भड़कने की संभावना न केवल हिंदुओं और मुसलमानों के बीच थी, बल्कि हिंदुओं और जैनियों के बीच और शियाओं और सुन्नियों के बीच भी थी। 1807, 1816 और 1834 में धार्मिक जुलूसों के कारण जैनियों और हिंदुओं के बीच तनाव के बहुत से उदाहरण थे। 1837 में एक ब्रिटिश दंड अधिकारी, जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट कह लो, द्वारा शियाओं के पक्ष में ताजियों की घोषणा ने सुन्नियों के गुस्से को भड़का दिया। ईद और रामलीला समारोह के दौरान सांप्रदायिक शांति भंग होने का खतरा था। देखिए दोस्तों, अगर हम बात करें सांप्रदायिक सद्भाव की, तो इस समय सांप्रदायिक सद्भाव में भी काफ़ी कमी देखी जा रही थी। कुछ ऐसे प्रयास थे, कुछ ऐसे तरीके थे जिस तरीके से यहाँ पे धार्मिक असंतोष बढ़ रहा था। दोस्तों, कहने का मतलब यहाँ पर यही है कि इस समय तक सांप्रदायिक भावनाएं भड़कने की संभावनाएं भी बढ़ रही थी। ये ना केवल हिंदू और मुसलमानों के बीच थी, बल्कि ये जो धर्म है इनके अंदर जो संप्रदाय हैं इनके बीच भी थी। जैसे कि हिंदू और जो जैन थे, ठीक है, तो इनके बीच भी कई तरह के मनमुटाव थे। और जो मुसलमान मुसलमान जो धर्म है, इस्लाम धर्म, इसमें जो प्रमुख संप्रदाय हैं सिया और सुन्नी, तो इनके बीच भी कई तरह के संघर्ष थे। लाइक जो ब्रिटिश अधिकारी थे उनके द्वारा कई ऐसी नीतियाँ वगैरह लागू की गई, ऐसी नीतियाँ या ऐसे निर्णय लिए गए जिससे कि सांप्रदायिक भावनाएं भड़कने की जो संभावना थी उनको बढ़ावा मिल रहा था। जैसे कि 1837 में जो एक ब्रिटिश दंड अधिकारी थे, उन्होंने सियाओं के पक्ष में एक डिसीजन दिया जिससे कि जो सुन्नी थे वो गुस्से में आ गए थे या वो भड़क गए थे। तो इससे सांप्रदायिक जो शांति थी वो भंग हो रही थी। थॉमस मेटकाफ द्वारा मुगल शासकों द्वारा गो हत्या की अनुमति नहीं देने की संवेदनशील नीति को उलट दिया गया। यह एक ऐसा निर्णय था जिसका बहादुर शाह और हकीम एहसानुल्लाह वो व्यक्ति थे जो मुगल दरबार के उस समय प्रधानमंत्री थे। मतलब बहादुर शाह के जो प्रधानमंत्री थे हकीम एहसानुल्लाह, इन्होंने भी इस नीति का विरोध किया था। एक्चुअली क्या हुआ कि मुगल साम्राज्य के दौरान ये भी देखा गया कि गौ हत्या पर बैन कर दिया गया था, गौ हत्या को प्रतिबंध कर दिया गया था, जिसे थॉमस मेटकाफ के द्वारा उलट दिया गया। मतलब इसकी अनुमति दे दी गई, गौ हत्या की अनुमति दे दी गई। और साफ तौर पर, क्योंकि गौ रक्षा हिंदू धर्म का साफ तौर पर एक बहुत बड़ा विषय है, जिस कारण से सांप्रदायिकता को बढ़ावा देने वाली इसको सांप्रदायिकता की भावना को बढ़ावा देने वाली नीति के रूप में साफ तौर पर देखा गया। क्योंकि जाहिर सी बात है, अगर समाज में कहीं कोई वर्ग गौ हत्या करेगा तो और एक ऐसा वर्ग है जो गौ हत्या पसंद नहीं करता, तो जाहिर सी बात है दोनों में मनमुटाव होंगे, है ना। तो जाहिर सी बात है ये नीति जो थी वो सांप्रदायिकता को बढ़ावा दे रही थी। एक चीज़ को यहाँ पे मैं एक्सप्लेन, तो इस तरह से ये यहाँ पर एक खतरा था, ठीक है। तो ये सांप्रदायिक दंगे होने के भी खतरे बहुत ज़्यादा थे। इसके अलावा गुर्जरों और मेवाती, जो आसपास के जो लोग थे, जैसे कि जो गुर्जर थे, जो मेवाती थे, तो इन्होंने भी शहरों के लिए खतरा पैदा किया था अंग्रेज़ों के लिए। अंग्रेज़ों ने सुरक्षा प्रदान करने और आदेश लागू करने के लिए कोतवाल, थानेदारों और चौकीदारी की मुगल प्रणाली को पुनर्जीवित किया। वे स्वयं को निष्पक्षता और न्याय के प्रतीक के रूप में प्रस्तुत करने में भी सफल रहे। अब इतने सारे खतरे थे और कुछ हद तक मुगल इन खतरों से शुरुआती समय तक निपटने में भी सफल रहे थे। और अंग्रेज़ों ने, सॉरी, मुगल मैंने बोल दिया था अभी थोड़ा सा, तो मुगल नहीं होगा, अंग्रेज़ होगा। तो अंग्रेज़ शुरुआत में इन खतरों से निपटने में भी सफल रहे और अंग्रेज़ों ने स्वयं को निष्पक्ष और न्याय के प्रतीक के रूप में प्रस्तुत करने का प्रयास किया। तो ये सारी चीज़ें थी। तो इस टॉपिक में मेनली अब आपने देखा कि धार्मिक असंतोष पैदा हो रहा था कई सारी नीतियों के चलते। एक चीज़ यहाँ पर आप ध्यान देना, गौ हत्या का जो विषय है इसको मैं थोड़ा एक्सप्लेन कर दूँ। एक्चुअली लाइक हम देखते हैं शाहजहाँ के टाइम पर ऐसा कहा जाता है, शाहजहाँ ने कहा था कि जो बीफ है उसका खाने में यूज़ ना किया जाए, गौ मांस का यूज़ ना हो खाने में।
या जहांगीर के टाइम पर गौहत्या पर बैन कर दिया गया था। तो आप थोड़ा यहाँ पे ध्यान दीजिए, एक्चुअल में मुग़ल साम्राज्य एक बड़ा व्यापक विस्तारित साम्राज्य था। तो ऐसा नहीं है कि मुग़लों की नीति पूरे साम्राज्य में अच्छे से, जो मुग़ल मेन शासक है उसकी नीति अच्छे से लागू होती हो, ठीक है। तो कई जगहों पे गोहत्या उस समय भी होती थी, लेकिन हाँ, जो शाहजहाँ थे या जहांगीर थे, अकबर के टाइम पर भी थोड़ी सही नीति लागू की गई थी इस मामले में। तो इस हद तक हम देखते हैं कि गौ हत्या पर एक मतलब बैन कर दिया गया था। मेरा यहाँ पे कहने का मतलब ये भी है कि मुग़ल साम्राज्य में जो अलग-अलग शासक थे, तो उन्होंने अलग-अलग तरीके से गौहत्या पर अपनी नीति को प्रस्तुत किया। लाइक औरंगज़ेब जब आए थे शासन में, तो उसकी जो नीतियाँ थी, वो धार्मिक एक तरह से थोड़ी अलग नीतियाँ थी। तो मतलब नीति जैसे गौहत्या की जो नीति थी, उसको सही तरीके से लागू नहीं किया गया। इसमें मतलब हमने देखा कि औरंगज़ेब वगैरह के टाइम पर काफ़ी रूप से धार्मिक असंतोष बढ़ा था उस टाइम पर भी। और इसके अलावा कई दूसरे रीज़न भी दिए जाते हैं, जैसे कि ऐसा भी माना जाता है कि गौ हत्या पर प्रतिबंध मुग़ल साम्राज्य में इसलिए भी लगा था कि जो मतलब जो कैटल हैं, जो जानवर हैं, उनकी जो घटती हुई जो संख्या थी, कमी ना हो जाए, इसलिए भी गौ हत्या पर बैन किया गया, मतलब गौ हत्या पर बैन किया गया था। और हालाँकि ये भी है एक बड़ा रीज़न कि हिंदू धर्म के सम्मान में भी ऐसा माना जाता है, इसको मतलब प्रोत्साहित किया गया कि गौ हत्या की अनुमति ना दी जाए। तो इस चीज़ को ऐसा माना जाता है। तो यहाँ तक अगर हम बात करें दोस्तों, तो मुग़ल टाइम पर कुछ भी हो, लेकिन हाँ, इतना हमें दिखाई देता है कि गौ हत्या की अनुमति नहीं थी, या जो कुछ शासक आए थे बाद में, हमने देखा था कि काफ़ी हद तक गौ हत्या पर बैन किया गया था। ठीक है? तो ये एक नीति थी, जब इसको अचानक से पूरी तरह ऑफ़िशियली जब उलट दिया गया अंग्रेज़ों के द्वारा, तो साफ़ तौर पर ये सांप्रदायिक दंगों को भड़काने वाली नीति थी। साफ़ तौर पर, ठीक है? क्योंकि साफ़ तौर पर गौ एक गौ रक्षा हिंदू धर्म से संबंधित है, और पूरी की पूरी इस नीति को पलट दिया गया, जो कि साफ तौर पर सांप्रदायिकता को बढ़ाने वाला प्रयास था। आगे एक टॉपिक पढ़ने से पहले यहाँ पे एक जो टॉपिक है यहाँ पे दिल्ली कॉलेज का, इसको मैं थोड़ा-सा और एक्सप्लेन करूँगा। एक चीज़ रह गई थी लाइन। देखिए, जो दिल्ली कॉलेज है, आज के टाइम पर ज़ाकिर हुसैन कॉलेज को इसके रूप में देखते हैं हम। कहने का मतलब यह है कि पहले 1792 में गाज़ीउद्दीन खान के द्वारा दिल्ली कॉलेज बनाया गया था, नॉर्मली एक मदरसे के रूप में स्थापित किया गया था। फिर अंग्रेज़ आ गए, ईस्ट इंडिया कंपनी, उसने पैसे से संबंधित सहायता दी और दिल्ली कॉलेज को एक एंग्लो अरेबिक स्कूल के रूप में स्थापित किया। फिर आगे चलकर यही कॉलेज दिल्ली यूनिवर्सिटी DU से जुड़ गया, दिल्ली यूनिवर्सिटी से जुड़ गया, एफिलिएट हो गया उसके साथ, और फिर आगे चलकर 1975 में इसको ज़ाकिर हुसैन का नाम दे दिया गया। तो ज़ाकिर हुसैन कॉलेज को माना जाता है कि फॉर्मली उसे दिल्ली कॉलेज के रूप में जाना जाता था। तो ये कुछ बातें मुझे पता थी, मैंने आपको बता दी यहाँ पर। तो अब हम आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर, और हमारा यहाँ पे नेक्स्ट टॉपिक है शहर में नए आयाम जोड़ना। राजस्व बढ़ाने के शुरुआती प्रयास। अब शहर के रखरखाव के लिए राजस्व बढ़ाने के कुछ शुरुआती प्रयास किए गए थे। प्रशासन व्यवस्था में सुधार वगैरह लाने के लिए अंग्रेज़ों के द्वारा राजस्व बढ़ाकर या प्रशासन में सुधार लाने का प्रयास अंग्रेज़ों के द्वारा किया गया था। अंग्रेज़ शहर में रहते थे और उन्होंने इसके स्थापत्य में योगदान दिया। सेंट जेम्स चर्च के दक्षिण में शस्त्रागार और डाकघर था। चर्च की वास्तुकला इस क्षेत्र को एक ईसाई रूप देने के लिए विशिष्ट थी। तो देखिए दोस्तों, अंग्रेज़ यहाँ पर रहते थे, तो उन्होंने कई सारे निर्माण भी किए यहाँ पर, और अपने स्थापत्य, यहाँ की जो स्थापत्य कला थी उसमें योगदान दिया कि किस तरह से घर वगैरह बनाए जाने चाहिए, तो उसमें इन्होंने भी अपना योगदान दिया। शहरों के रखरखाव के मुद्दे। शहर के रखरखाव के मुद्दे, यह शुरुआती ब्रिटिश प्रशासकों के शहर के प्रति लगाव का प्रतीक था कि उन्होंने इसके रखरखाव में व्यक्तिगत रुचि ली। इस प्रकार साटन ने, जो कि एक अंग्रेज अधिकारी थे, तो इन्होंने निजी खर्च पर प्रसिद्ध चांदनी चौक के किनारे पेड़ लगाए। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, ब्रिटिश जो अधिकारी थे उन्होंने शहर के रखरखाव के लिए काफ़ी प्रयास किए। यहाँ पे उनका एक लगाव दिखाई देता है शहर के प्रति, और उन्होंने एक व्यक्तिगत रूप से कई सारे अधिकारियों ने शहर के रखरखाव के लिए, उसको अच्छा बनाए रखने के लिए और ज़्यादा सुंदर बनाने के लिए भी कुछ प्रयास किए। जैसे कि यहाँ पे साटन ने निजी खर्च पर चांदनी चौक के किनारे, जो सड़क है उसके किनारे पेड़ लगाए थे। इसके साथ ही ट्रेवेलियन ने 1830 में उनके द्वारा खरीदी गई जमीन के टुकड़े पर लाहौरी गेट के बाहर एक उपनगर बनाने में मदद की। उन्होंने अपने प्रयासों का वर्णन करते हुए लिखा, दिल्ली की आबादी दीवारों के भीतर भीड़ है, जिसके चारों ओर खंडरों के विशाल क्षेत्र फैले हुए हैं। उनमें से एक हिस्सा मेरे पास है, जो सड़कें बिछाने के लिए सरकार से खरीदा है। प्रत्येक व्यक्ति को उतना ही दे रहा हूँ, मतलब उतनी ज़मीन बांट रहा हूँ जितने में वह अच्छे से घर
बना सकेगा। मेरा ये नया उपनगर जल्द ही एक सुंदर शहर बन जाएगा। कहने का मतलब यह है, ट्रेवलियन ने एक ज़मीन खरीदी और एक उपनगर बसाने का प्रयास किया। ठीक है, छोटा सा मतलब एक उपनगर बसाने का साइड में प्रयास किया शहर के आसपास ही। ये सारी चीज़ें नॉर्मली आपको हल्की हल्की समझनी है। ठीक है, हल्का हल्का समझ में आ रहा है, बहुत है, इतना हल्का सा समझना है, ज़्यादा ऐसा है अगर आप डीप में जाओगे तो हो सकता है बहुत सारे डाउट हों आपके, लेकिन आपको अभी हल्का भी समझ में आ रहा है तो इनफ है आपके लिए। शहर की दीवारों का रखरखाव अच्छी तरह से किया गया था। बाजार में दुकानों द्वारा किए गए अतिक्रमण से सख्ती से निपटा गया। नगर समिति को नालों और पुलों के रखरखाव की जिम्मेदारी सौंपी गई थी। तो इस तरह दोस्तों हम देख रहे हैं कि शहर के रखरखाव के लिए अंग्रेजों के द्वारा कई सारे प्रयास किए गए थे। ठीक है, शहर की दीवारों का रखरखाव अच्छी तरह से किया गया था। बाजारों दुकानों में द्वारा जो अतिक्रमण किया गया था सड़कों का, उससे निपटा गया था। आप देखते हैं ना, जो दुकानदार होते हैं वो अपने मतलब दुकान को आगे बढ़ा लेते हैं। आगे बढ़ाने का मतलब ये है, कई सारी चीज़ें वो दुकान के बाहर रख देते हैं, लाइक बड़े बड़े बोर्ड लगा देना। अपना जो दुकान का सामान है उसे हम जो दुकानदार होते हैं वो क्या करते हैं, आगे अपनी दुकान के बाहर लगा देते हैं ताकि लोगों को आसानी से दिखे, है ना। और ये धारणा चल चुकी है, जो दिखेगा वही बिकेगा, तो कुछ ऐसी बातें हैं। तो हम देखते हैं कि वो सड़कों का थोड़ा अतिक्रमण कर लेते हैं, मतलब गैर कानूनी कब्जा कर लेते हैं। और क्योंकि सड़क तो सरकार की होती है, तो इससे निपटा गया, इससे निपटने का प्रयास भी किया गया। जो अतिक्रमण हुआ था दुकानदारों के द्वारा सड़क का, उसको ठीक किया गया। मतलब दुकानदारों से कहा गया कि वो अपना सामान वगैरह हटा लें, वो अपनी सामान को बस दुकान तक ही सीमित रखें। और नगर समिति भी थी, और उस नगर समिति का कार्य था कि जो नाले हैं, जो पुल वगैरह हैं, उसकी रखरखाव की व्यवस्था वो करें। नगर समिति भी थी, तो उसका भी कुछ योगदान था साफ सफाई को लेकर। दिल्ली गजट के अनुसार केवल मुख्य सड़कें अच्छी तरह से बनी हुई थी, पीछे की गलियां जर्जर अवस्था में थी। दिल्ली बैंक ने मरम्मत कार्य करने के लिए स्थानीय सड़क समिति को ऋण दिया। दिल्ली गजट ने हिंदू निवासियों जो सड़क की मरम्मत में योगदान देने के लिए अनिच्छुक थे के बीच परोपकारी उत्साह की कमी पर खेद व्यक्त किया। केवल कुछ प्रमुख व्यक्ति जैसे राजा हिंदू राव, अहमद अली खान पटौदी और बल्लभगढ़ के राजा सार्वजनिक कोष में योगदान देने के लिए आगे आए। दीवान किशन लाल की वित्तीय मदद से पश्चिमी उपनगरों में एक गंज की स्थापना की गई, एक मतलब नगर की स्थापना की गई। देखिए दोस्तों, यहाँ पे दिल्ली गजट आप कह सकते हैं, जो सरकारी दस्तावेज हैं वो दिल्ली गजट के अनुसार अगर हम बात करें तो जो केवल मुख्य जो मेन जो सड़कें थी उनकी स्थिति अच्छी थी, लेकिन जो गलियों की जो सड़कें थी उनकी स्थिति बहुत ज़्यादा खराब थी। दिल्ली बैंक हो गया, दिल्ली बैंक की भी स्थापना की गई थी एक, ठीक है। तो दिल्ली बैंक हो गया, तो उसने सड़क के मरम्मत के लिए जो सड़क की समिति है, स्थानीय समिति, उसको ऋण भी दिया था। इसके साथ ही कुछ जो निवासी थे, स्पेशली देखो यहाँ पे कहा जा रहा है कि दिल्ली गजट ने हिंदू निवासियों या जो मुख्य जो निवासी लोग थे उन्होंने कुछ खास उत्साह नहीं दिखाया मरम्मत कार्य में या पैसा वगैरह देने में या योगदान देने में। तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि केवल कुछ ही व्यक्ति थे जिन्होंने सड़क निर्माण वगैरह या जो सड़क की मरम्मत है इसके लिए कुछ पैसा या कुछ वित्तीय सहायता प्रदान की, उनके नाम यहाँ पर दिखाए गए हैं। सार्वजनिक स्वास्थ्य, पेयजल और सिंचाई। सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रशासकों के मन में स्पष्ट रूप से एक प्रमुख चिंता का विषय था। मामला पेयजल आपूर्ति और जल निकासी से जुड़ा था। दिल्ली में हैजा और मलेरिया जैसी आम बीमारियों के पीछे कुओं और तालाबों का खारा पानी था। अली मर्दन नहर जो पहले शहर को पानी की आपूर्ति करती थी, सूख गई थी। मर्सर द्वारा अपने स्वयं के धन से इसे पुनर्जीवित करने का प्रयास किया गया। चार्ल्स मेटकाफ ने, जो प्रमुख अधिकारी थे चार्ल्स मेटकाफ, इन्होंने 1821 में नवीनीकृत नहर का उद्घाटन किया जो निवासियों को सुरक्षित पेयजल उपलब्ध कराने के लिए थी। देखिए दोस्तों, अगर हम बात करें सार्वजनिक स्वास्थ्य की, तो सार्वजनिक स्वास्थ्य और जो पेयजल वगैरह की जो व्यवस्था है, इसको लेकर भी अंग्रेज़ों ने शहर में एक सकारात्मक भूमिका निभाई थी। उदाहरण के लिए यहाँ पे सार्वजनिक स्वास्थ्य एक चिंता का विषय था। यहाँ पे जो पेयजल है, पीने का जो पानी है, उसकी आपूर्ति सही नहीं थी। इस समय तक दिल्ली में जल निकासी व्यवस्था ख़राब हो चुकी थी काफ़ी हद तक, तो हैजा, मलेरिया ये बीमारियाँ भी फैल रही थी, ठीक है। तो कुओं और तालाबों का जो पानी था वो साफ़ नहीं था, गंदा था या खारा पानी था, तो ये भी कारण था बीमारी फैलने का। इसके साथ ही जो नहर वगैरह थी वो भी सूख गई थी। तो इसके बाद हम आगे देखते हैं कि चार्ल्स मेटकाफ के द्वारा नवीनीकृत नहर का उद्घाटन किया जाता है ताकि एक सुरक्षित
जल उपलब्ध कराया जा सके। लोग इतने उल्लासित थे कि उन्होंने फूल और घी से बहते जल की पूजा की। हालांकि उत्साह लंबे समय तक नहीं रहा, क्योंकि ऊपर की ओर के किसानों ने सिंचाई के लिए इसका इतना अधिक दोहन किया। मतलब जहाँ से ये नहर आ रही थी तो रास्ते में जो किसान थे उन्होंने इस नहर का इतना दोहन किया कि नहर जल्द ही सूख गई। यहाँ पे कहा जा रहा है कि जब ये नहर उद्घाटित हुई थी तो लोग बहुत ज़्यादा उत्साहित थे, लोगों ने पूजा पाठ भी किया, लेकिन ज़्यादा ये उत्साह लंबे तक समय तक नहीं रहा, क्योंकि धीरे धीरे ये वाली जो नहर थी ये भी सूख गई। 1820 और 1830 के दशक में नहर से स्वस्थ पानी की उपलब्धता ने मौजूदा कुओं की उपेक्षा की। इससे 607 कुओं में और 555 में से 555 का पानी खारा हो गया। लॉर्ड एलन बरो ने के कहने पर लाल डिग्गी नामक एक पानी की टंकी का निर्माण किया गया था, जिसे नहर से जोड़ा जाना था और जलाशय के रूप में कार्य करना था। हालांकि नाले को संभालने की अक्षमता की खराबी आ गई और इसके परिणामस्वरूप शहर में बाढ़ आ गई। तो मतलब कहने का यह है कि पानी की व्यवस्था का कई प्रयास किए गए थे अंग्रेज़ों के द्वारा, उसमें कुछ खराबियां भी सामने आई, जिसके कारण देखा गया जल भराव जैसी समस्या भी दिखाई दी थी। तो ये सारे कुछ प्रयास थे, इन्हें बस हम हल्का हल्का एक बार पढ़ रहे हैं नॉर्मली, फिर आप कंक्लूड करके माइंड में मेन चीज़ें जो पॉइंट है मेन में उन्हें सेव करके आप अपना अच्छा सा आंसर लिख सकते हो। अब उसी से संबंधित है ये। बेशक सार्वजनिक स्वास्थ्य एक गंभीर चिंता का विषय था, इसके लिए समय समय पर विभिन्न उपायों पर विचार किया गया। नेपियर ने लिखा है, एक अंग्रेजी लेखक वगैरह हैं ये, तो इन्होंने लिखा है शहर को, अब मैं यहाँ पे कह रहा हूँ लेखक वगैरह हैं तो मुझे भी एग्जैक्ट पता नहीं कौन है, लेकिन हाँ इतना मतलब कंफर्म है कि एक विद्वान है, एक लेखक है। तो इन्होंने लिखा है कि शहर को साफ रखने के लिए एक कठोर पुलिस बल, नहर से सिंचाई के बारे में स्वच्छता नियम, मलेरिया रोकने के लिए किनारों को साफ रखा जाता है। यह सब शायद दिल्ली को भारत के किसी भी हिस्से की तुलना में स्वस्थ बना देगा। एक डिस्पेंसरी स्थापित करने की आवश्यकता भी महसूस की गई थी। व्यापारियों, बैंकरों और शाही दरबार के सदस्यों ने निजी योगदान 10,000 रुपये तक बढ़ा निजी योगदान 10,000 रुपये तक बढ़ा, जबकि 2500 सरकार द्वारा जोड़ा गया। 1850 के अधिनियम ने सरकार को सार्वजनिक स्वास्थ्य पर खर्च किए जाने वाले कर लगाने का अधिकार दिया। हालांकि मेटकाफ लिखते हैं कि लोगों ने कराधान की इस योजना का विरोध किया। अब देखिए दोस्तों, जो एक नेपियर हैं तो ये लिखते हैं कि ऐसी व्यवस्था करने का प्रयास किया गया था जिससे लग रहा था कि जो दिल्ली शहर है वो पूरे भारत का एक सबसे स्वस्थ, सबसे स्वच्छ शहर के रूप में सामने आएगा। तो ऐसे प्रयास किए जा रहे थे कि दिल्ली को सबसे अलग शहर बनाया जाए। ठीक है, इसके साथ ही जो स्थानीय लोग थे, स्थानीय जो प्रमुख अभिजात वर्ग के जो लोग थे, दरबार के, शाही दरबार के जो सदस्य थे, जो व्यापारी थे, बड़े जो बैंकर्स थे, इन्होंने भी अपना निजी योगदान से कई सारा पैसा भी इकट्ठा किया। सरकार ने भी कुछ योगदान दिया जिससे कि सार्वजनिक स्वास्थ्य वगैरह के लिए कार्य किए जा सकें। ठीक है, आगे कहा गया कि 1850 में 50 के अधिनियम के द्वारा अंग्रेजों ने ये जो अधिनियम तैयार किया था, ब्रिटिश सरकार ने 1850 के जो अधिनियम थे ये, इसके द्वारा ये किया गया था कि सार्वजनिक रूप से अगर स्वास्थ्य पर कोई खर्च किया जा रहा है तो उस पर भी टैक्स लगाया जा सकता है। मतलब कहने का है ये है कि अगर मैं आज एक सरकारी हॉस्पिटल, एक मतलब सरकारी छोड़िए, एक सरकारी मतलब एक फ्री का कार्य करना चाहता हूँ, मैं लोगों के स्वास्थ्य से संबंधित फ्री में लोगों को सुविधाएं कुछ प्रदान करना चाहता हूँ, तो उस पैसे पर भी टैक्स लगाया जाएगा, जो पैसा मैं लोगों की भलाई के लिए खर्च कर रहा हूँ। तो ये इसका अधिकार भी दे दिया गया। मेटकाफ यही कह रहे हैं कि लोगों के द्वारा इस टैक्स वाली व्यवस्था का विरोध भी किया गया था। तो यहाँ पर हमने ये सारी बातें पढ़ ली, सार्वजनिक स्वास्थ्य, पेयजल और सिंचाई से संबंधित क्या बातें थी। तो मुख्य रूप से यहाँ पे हम बात कर रहे थे शहरों में नए आयाम को जोड़ना, तो यही टॉपिक था मेन। इसमें हमने बात की कि शहर के रखरखाव से संबंधित अंग्रेजों ने क्या भूमिकाएं निभाई, क्या चीज़ कैसी थी, यहाँ पे ऑलरेडी आपको मैंने सारी बातें बता दी। ठीक है, तो यहाँ पे आप खुद एक कंक्लूजन, एक समरी के तौर पर इन सभी बातों को याद कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं 1857 के विद्रोह के दौरान दिल्ली की। 1857 के विद्रोह ने न केवल भारतीयों और अंग्रेजों के बीच संबंधों में खटास ला दी, बल्कि समाज को अप्रत्याशित रूप से भी विभाजित कर दिया। देखिए दोस्तों, 1857 के विद्रोह के कारण अंग्रेजों और भारतीयों के बीच में तो खटास आई थी, फिर से हम देखते हैं भारतीय समाज में भी विभाजन की भावना पनपती है, क्योंकि अंग्रेज आगे चलकर रूल्स, डिवाइड एंड रूल की नीति को अपनाते हैं। नवाब हामिद अली खान बहादुर शाह के साथ थे। अब यहाँ पे कुछ प्रमुख व्यक्ति हैं।
हालांकि आप लोगों को एग्जैक्ट पता नहीं होगा कौन व्यक्ति क्या है, मुझे भी एग्जैक्ट यहाँ पे बिल्कुल एग्जैक्ट नहीं कह सकता कि नवाब हामिद अली कौन थे, लेकिन हाँ ये प्रमुख कुछ व्यक्ति थे, कुछ अभिजात व्यक्ति थे, शाही दरबार के कुछ प्रमुख व्यक्ति थे, तो इनकी हम यहाँ पे बात कर रहे हैं। तो नवाब हामिद अली खान बहादुर शाह के साथ थे। नवाब अमीरुद्दीन ने अंग्रेजों का पक्ष लिया। मुफ्ती सदरुद्दीन अनुदाने बादशाह का समर्थन किया, लेकिन विद्रोहियों का समर्थन इन्होंने नहीं किया। व्यापारी और बैंकर्स समान रूप से विभाजित थे, मतलब कुछ व्यापारी कुछ बैंकर्स जो थे वो अंग्रेज़ों के साथ थे, कुछ लोग भारतीय लोगों के साथ थे, विद्रोहियों के साथ थे। कुतुबुद्दीन हुसैन बख्श सालिग्रास ग्राम और रामजी दास बादशाह के साथ थे, लेकिन कई अन्य ने गुप्त रूप से अंग्रेज़ों का समर्थन किया। कहने का मतलब यहाँ पे यह है कि कुछ प्रमुख जो लोग थे शाही दरबार के, या जो प्रमुख लोग थे, उन्होंने अंग्रेज़ों का साथ दिया और कुछ ने बहादुर शाह, या कह सकते हैं कि विद्रोहियों का साथ दिया। विद्रोह के दमन के बाद शहर के पतन ने आतंक का शासन फैला दिया और रिज पर उनके छावनी के दौरान सेना ने अपने खजाने को लूट से भरने की कोशिश की। एक अधिकारी ने नवंबर 1857 में नोट किया, लिखा, सैनिकों ने भारी लूटपाट की, हालांकि आदेशों के विपरीत है। ठीक है। फारसी और अरबी की दुर्लभ पुस्तकों को सैनिकों ने नष्ट कर दिया। लूटपाट और बेअदबी के साथ अंधाधुंध हत्या भी शुरू कर दी। देखिए दोस्तों, अगर हम बात करें 1857 के दौरान दिल्ली की, तो दिल्ली में बहुत ज़्यादा कत्लेआम हुए थे, बहुत ही ज़्यादा नरसंहार देखा गया था, बड़े पैमाने पर लोगों को मारा गया था दिल्ली में। जब अंग्रेज़ों ने दिल्ली पर कब्जा कर लिया, एक बदले की कार्यवाही करते हुए दिल्ली में अंग्रेज़ों ने पूरा कत्लेआम मचा दिया था, और बहुत बड़े लेवल पर। एक आज आप सुनते हैं ना कि मानवाधिकार की बात की जाती है यूरोपीय देशों के द्वारा, वेस्टर्न जो कंट्री हैं आज वो मानवाधिकार की बात करते हैं, लेकिन यहाँ पर इस तरह से नरसंहार किया गया था अंग्रेज़ों के द्वारा, जो कि मानवाधिकार का मतलब पूरी तरह उल्लंघन है। उल्लंघन क्या है, मानवाधिकार का 1% चीज़ भी हमें नहीं दिखाई दी यहाँ पर। जो कत्लेआम था उसे इतने खतरनाक रूप में किया गया कि लोग दहशत में ही आ जाएं। मतलब अगर एक इंसान को अगर फांसी दी जा रही है, तो वो फांसी भी इस तरीके से दी गई कि कई सारे लोग एक इंसान से ही डर जाएं कि भाई उसको इतनी बड़ी सज़ा मिली है, डर कर सहम जाएं। तो मतलब वैसे तो बहुत सारे लोगों को यहाँ पे मारा गया, बहुत सारा मतलब आतंक पूरा फैला दिया गया था दिल्ली में 1857 के विद्रोह में। तो यहाँ और इसके बाद हम देखते हैं, यहाँ पर लिखा है कि पूरा जो शहर था वो छावनी के रूप में बदल गया, मतलब सैनिक आ गए बहुत ज़्यादा, और यहाँ पे सैनिकों ने फिर लूटपाट मचा दी। यहाँ पे अंग्रेजी सैनिक की ही बात हो रही है। ठीक है। फारसी और अरबी की दुर्लभ पुस्तकें जो थी उसको जला दिया गया, उसको नष्ट कर दिया गया, लूटपाट की गई, अंधाधुंध हत्याएं की गई, बहुत सारी हत्याएं की गई। विद्रोहियों द्वारा उनके घर को तहस नहस किए जाने से क्रोधित होकर थियोफिलस मेटकाफ ने मूल निवासियों की बेरहमी से हत्या कर दी। जॉन लॉरेंस ने संयम बरतने का आग्रह किया, लेकिन इसका कोई फ़ायदा नहीं हुआ। अब देखिए, क्योंकि विद्रोहियों ने कई सारे अंग्रेज़ों का घर नष्ट कर दिया था जब विद्रोह हुआ था 1857 का, तो बदले की कार्यवाही करते हुए जो अंग्रेज़ थे, तो उन्होंने मूल निवासियों की भी बेरहमी से हत्या की। इन भीषण कृत्यों ने शहर से लोगों के बड़े पैमाने पर पलायन को बढ़ावा दिया। अब क्या हुआ 1857 के दौरान दिल्ली में, तो आपको बता दिया, बेरहमी से मूल निवासियों की हत्या की गई, बड़े पैमाने पर जो विद्रोही थे उनका पूरी तरह दमन किया गया, और इस तरह पूरा एक खौफ का माहौल था पूरी दिल्ली में इस दौरान। इसके कुछ परिणाम ये निकले कि कई सारे लोगों ने बड़े पैमाने पर पलायन किया, दिल्ली से बाहर गए। गालिब ने लिखा, जब गुस्से में शेरों ने शहर में प्रवेश किया। यहाँ पे शहर गालिब एक तरह से अंग्रेज़ों को डिनोट कर रहे हैं। ठीक है। तो आप ये मत समझना कि गालिब अंग्रेज़ों के पक्षधर हैं, ऐसा कुछ नहीं, लेकिन उस समय गालिब ने इसमें शेर के रूप में अंग्रेज़ों को यहाँ पे ऐड किया है। तो जब गुस्से में शेरों ने शहर में प्रवेश किया, तो उन्होंने असहायों को मार डाला और घरों को जला दिया। पुरुषों और महिलाओं, आम लोगों और रईसों की भीड़ 3 द्वारों से दिल्ली से बाहर निकली और शहर के बाहर छोटे समुदाय और मकबरों में शरण ली। मतलब बहुत सारे बड़े पैमाने पर पलायन हुए। गालिब बहुत कुछ लिखते हैं, अगर आप डीप में दिल्ली के स्टडी करेंगे 1857 के विद्रोह के बारे में तो गालिब होगा या दूसरे जो लेखक थे, तो उन्होंने बहुत कुछ लिखा है। अगर आप उन्हें पढ़ेंगे तो सच में आप सोचेंगे कि क्या मंजर रहा होगा उस समय। तो बहुत ही मतलब खतरनाक माहौल था। जब सैनिकों ने शहर में प्रवेश किया, तो उन्हें तहखानों में छिपे हुए लाचार लोग मिले। उन्हें भी शहर से निकाल दिया गया।
उनमें से कई भूख और बीमारी से मर गए। जनरल बर्न ने गर्व से दावा किया, दिल्ली को उसके निवासियों से बड़े करीने करीने मतलब बड़े तरीके से साफ कर दिया गया है। लोगों को, क्योंकि ऐसा विश्वास था ना अंग्रेजों का कि इन मूल मूल निवासियों ने पूरी तरह विद्रोहियों का साथ दिया है, ये है वो है, तो इसलिए मूल निवासियों से भी वो भड़के हुए थे। लोगों को शहर में फिर से प्रवेश करने देने की प्रक्रिया दिसंबर में शुरू हुई। फिर बहुत लंबे समय बाद फिर दिसंबर से दोबारा से प्रक्रिया शुरू हुई कि लोग वापस आने लगे। इस प्रकार कारीगरों, व्यापारियों, खुदरा विक्रेता और मिठाई की दुकान के मालिकों की वापसी शुरू हुई। देखिए दोस्तों, दिल्ली का जो ये आज एरिया है, चांदनी चौक वगैरह का एरिया, ये क्यों जाना जाता है? ये व्यापार के कारण ही तो जाना जाता है मेनली। इतिहास में इसका अपना एक योगदान है। लाल किला हो गया, चांदनी चौक का ये जो बाजार है, इसका अपना एक योगदान है इतिहास में भी, इसलिए भी आज ये जाना जाता है। लेकिन मुख्य बात क्या है, यहाँ की खासियत क्या है? व्यापार है यहाँ की खासियत। यहाँ की ऐसी ऐसी दुकानें हैं जो वर्ल्ड या पूरे देश की फेमस दुकानें हैं, मिल जाएंगी आपको। ठीक है, कई सारी एक हिस्टोरिकल चीज़ें यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएंगी, तो इसलिए ये सारी चीज़ें फेमस हैं। यहाँ पे जो लोग रह रहे हैं वही इस शहर की खूबसूरती को बढ़ाते हैं। तो यहाँ पे जो कारीगर हैं, जो व्यापारी हैं, अलग अलग तरह के से जो भी चीज़ें हैं यहाँ पर, तो वो यहाँ की चीज़ों को बढ़ाती है, यहाँ की मतलब भव्यता को और ज़्यादा बढ़ाती है। तो इसलिए इनका होना भी तो आवश्यक है। तो इसीलिए धीरे धीरे वापस से भी शहर में लोग आने शुरू हुए। विद्रोह के बाद अंग्रेजों द्वारा किए गए उपायों ने न केवल पुराने शहर की जनसांख्यिकी बल्कि इसके भौतिक स्वरूप को भी प्रभावित किया। जनसांख्यिकी का मतलब होता है न केवल जनसंख्या के रूप में, जो जनसंख्या में बदलाव आया, बल्कि इसका जो भौतिक रूप था, जो बनावट थी, उसमें भी इसमें बदलाव किया गया। किले पर ब्रिटिश क्रोध का सबसे बड़ा प्रभाव पड़ा। मंडपों, बगीचों और कारीगरों के क्वार्टरों, बैंकरों ने अपना बैरकों ने अपना शाही वैभव और स्वरूप खो दिया। पूरे किले को एक सैन्य छावनी के रूप में बदल दिया गया। अगला खामियाजा मशहूर मोहल्लों और बाजारों को भुगतना पड़ा। इन सब के परिणाम स्वरूप लगभग 10,000 से 12,000 निवासियों को विस्थापित होना पड़ा, मतलब अपनी जगह बदलना पड़ा। देखिए दोस्तों, विद्रोह के बाद कई सारे जो अंग्रेजों ने उपाय किए, इससे भौतिक स्वरूप भी बदला शहर का। जैसे कि जो किला था, जो पहले राजा का घर था, अब वो एक सैनिक अड्डा बन गया। पहले जो बैरक वगैरह थी, मुगल साम्राज्य की जो पूरी जो निशानियाँ वगैरह थी, उसको हटाकर पूरी तरह अंग्रेजों का सैनिक अड्डा पूरी तरह बना दिया गया। ठीक है, ये जो मंडप वगैरह थे, बगीचे वगैरह थे, इसको पूरी तरह बदल दिया गया। अब यहाँ पे की अलग चीज़ों के लिए इनका यूज़ होने लगा। जल्द ही और महत्वपूर्ण बदलाव आने लगे। शहर के बीचों बीच पूर्व से पश्चिम की ओर 300 गज की पट्टी काटकर रेलवे लाइन बिछाई गई। यातायात सघनता के लिए एक यात्री टर्मिनल बनाया गया। दक्षिण पश्चिम में एक फ्रेट डिपो बनाया गया था। परिवहन में जोड़ी जाने वाली अगली श्रृंखला रोडवेज की कुछ रेलवे लाइनों के किनारे और कुछ पुराने शहर को घेरे हुए थे। मतलब अब सड़क परिवहन है, जो रेलवे लाइन वगैरह है, इसको भी बिछाया गया। यातायात के साधनों में भी बदलाव किया गया। यातायात के साधनों को विकसित करने का प्रयास किया गया, ताकि अंग्रेज़ों के पास अगर कभी कोई आवश्यकता हो तो जल्द से जल्द सुविधा पहुंचाई जा सके। क्योंकि अंग्रेज़ों को अब डर था ना कि दोबारा से ऐसा कोई विद्रोह अगर हो गया तो क्या होगा। तो ऐसा कोई दोबारा विद्रोह ना हो, इसलिए वो अपनी सहूलियत के अकॉर्डिंग सारे कार्य कर रहे थे। अंग्रेजी संवेदनाओं को समायोजित करने के लिए शहर के पुराने मुगल सौंदर्य शास्त्र को दूर कर दिया गया। अब अंग्रेज़ों को पूरी तरह बसाने के लिए शहर में समायोजित करने के लिए जो मुगल सौंदर्य शास्त्र था, उसको दूर कर दिया गया। केंद्र में संगमरमर से बनी नहर और पेड़ नष्ट हो गए थे। जहां आरा बेगम द्वारा निर्मित सराय के स्थान पर सिटी हॉल का निर्माण किया हुआ और सराय के पीछे के बगीचे का मूल स्वरूप मुगल से अंग्रेजी में बदल दिया गया। किले की सुंदर मुगल वास्तुकला, हवेलियों और शहर के विन्यास, इस जो स्ट्रक्चर था, उसने धीरे धीरे एक अनाज बाजार, भारी मशीनरी और रसायन, पेंट, ऑटो और ट्रक के पुर्जों के एक आधुनिक वाणिज्यिक केंद्र के रूप में नई पहचान पाई। मतलब अब बहुत सारे परिवर्तन आ गए शहर के बनावट में, जनसंख्या में परिवर्तन आ गया काफ़ी, या जो बनावट थी शहर की, सड़क वगैरह थी, उसमें परिवर्तन लाया गया। रेलवे लाइन वगैरह बिछाई गई। जो बाज़ार थे, बाज़ार में अब जो आधुनिक टाइम के जो वाणिज्यिक केंद्र हैं, उनके रूप में बाज़ारों को स्थापित किया गया। तो कई सारे परिवर्तन 1857 के विद्रोह के बाद दिल्ली में आए। तो ये 1857 का विद्रोह का परिणाम देखा गया। तो इस तरह दोस्तों हमने यहाँ पर बात कर ली 1857 के विद्रोह के दौरान दिल्ली की। तो यही सारी चीज़ें आपको पढ़नी थी।
हो सकता है थोड़ा टफ लग रहा हो आपको, लेकिन टफ इसीलिए लग रहा है क्योंकि दिल्ली के बारे में जब हम थोड़ा पढ़ते हैं ना तो थोड़ा सा कुछ चीज़ें हमें थोड़ी टफ लगती हैं, लेकिन यहाँ पे आपको ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। जितनी भी चीज़ें हैं, जितनी भी बातें हैं, वो नॉर्मली हैं, ठीक है। तो ये नॉर्मली बातें हैं, अगर आप एक बार 2 बार वीडियो देख लेते हो ना तो आपको सारी बातें अच्छे से समझ में आ जाएंगी। एक बार जब समझ आ जाए तो उसको एक बार थोड़ा हल्का हल्का याद करने का प्रयास करें, माइंड में सेव करें, आपको याद भी हो जाएगा। तो आई होप आप मेरी बात समझ रहे हैं। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो दोस्तों तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके अपना फीडबैक ज़रूर दें। थैंक यू।